नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किसकी? डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ये और इसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। अब देखो ये था क्या। ये जो नीति स्टार्ट की थी ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। कौन था ये? भारत का गवर्नर जनरल। कब से कब था ये? था 1848 से लेकर 1856 तक ये गवर्नर जनरल था जिसने राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत जो नीति है उसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति कह लो या व्यपगत के सिद्धांत कह लो, इसे एक और कहते हैं शांतिपूर्ण विलय की नीति। क्या कहते हैं? शांतिपूर्ण विलय की नीति। ये सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। अब देखो ये डलहौजी था, ये साम्राज्यवादी गवर्नर था। साम्राज्यवादी यानी कि उस समय कंपनी के शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, इसका राज था, इसका शासन था भारत में। तो ये चाहता था कि भारत में जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो साम्राज्य है, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य जो है वो राज्य क्या हो? वह फैले, उसका प्रसार हो और ज्यादा। तो उसके तहत इसने कूटनीति, जालसाजी आदि नीतियों को सहारा लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को प्रसारित किया था। जो डलहौजी था ये अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल जो थे उनकी नीतियों से इसने भिन्न नीति अपनाई, जिसके तहत ये शाम दाम दंड भेद या एन केन प्रकारण युद्ध हो चाहे किसी भी प्रकार की नीति का सहारा लेकर ये साम्राज्य विस्तार करने की नीति में विश्वास रखता था। यानी टोटल मिलाकर इसका जो काम था, इसकी जो नीति थी वो किसी भी प्रकार से भारत के राज्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय करने का था। तो ये हर प्रकार की नीति अपनाकर, युद्ध अपनाकर, संधि अपनाकर, कूटनीति अपनाकर, छल अपनाकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को फैलाना चाहता था। तो इसने अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल जो थे उनसे भिन्न नीति अपनाई और उसी नीति में थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, इस नीति का इसने क्या किया? प्रतिपादन किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस का। लैप्सेस नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे कहते हैं गोद निषेध प्रथा। क्या कहा जाता है इस नीति की? राज्य हड़प नीति, व्यपगत सिद्धांत, शांतिपूर्ण नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, गोद निषेध प्रथा। क्या कहा? क्या नीति अपनाई? गोद निषेध
प्रथा, ये इसकी मुख्य नीति थी। यानी कि ये गोद निषेध प्रथा को अपनाकर भारतीय राज्यों को कंपनी के साम्राज्य में मिलाने के पक्षधर में था। इसने इस तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस नीति अपनाई, यानी गोद निषेध प्रथा, जिसे शांतिपूर्ण विलय भी कहते हैं, व्यवगत सिद्धांत भी कहते हैं, या राज्य हड़प नीति, मतलब एक ही है। डॉक्ट्राइन लेप्सिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो निकलता है गोद निषेध प्रथा। ठीक है, और इसी के अन्य रूप ये है, ये जो तीनों नाम गिनाए गए। अब देखो, आपको पता है कि गोद कब लिया जाता है? भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय प्रथा में, कल्चर में प्राचीन काल से ही गोद प्रथा जो थी, गोद लेने की प्रथा भारतीय परंपरा में विद्यमान थी, और ये काफी समय से, यानी प्राचीन काल से ही चलती आ रही थी। अगर किसी व्यक्ति की कोई पुत्र नहीं है तो वो क्या करता था कि दूसरे किसी के पुत्र को गोद ले लेता था, यानी अडॉप्ट कर लेता था, अडॉप्ट कर लेता था। तो उसी प्रथा का इसने क्या किया, डलहौजी ने उसी प्रथा का क्या उठाया, फायदा उठाया अपने राज्य को, कंपनी के राज्य को फैलाने के लिए। उस समय क्या था कि ऐसे बहुत से राज्य थे जिनके खुद के कोई पुत्र नहीं था, ऐसे बहुत से राजा थे जिनके कोई पुत्र औलाद नहीं थी। तो इसने उनको, जिनके औलाद नहीं है, तो उनको क्या किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस के तहत गोद निषेध प्रथा, यानी गोद ना लेने का क्या दिया, फरमान जारी कर दिया, कि उनको आदेश दे दिया कि आप बिना कंपनी की अनुमति के गोद, किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकते, और इस तरीके से आपका जो राज्य है वो आपकी मृत्यु के पश्चात कंपनी के राज्य में विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो नीति है वो डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। तो उसने प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा को क्या किया, उसका दुरुपयोग किया, और क्या कर दिया, इस प्रथा पर पाबंदी लगा दी, और संतानहीन शासकों के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाने का प्रयत्न किया। इसके तहत डलहौजी ने भारतीय राज्य को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस के तहत उसने क्या किया, भारतीय राज्य थे उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया। देखो, पहली प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के राज्य, जो प्रथम श्रेणी के राज्य थे, इनमें वो राज्य आते थे या वे रियासतें आती थी जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही थी। इसमें क्या आती थी, वे रियासतें आती थी या ये रियासतें या राज्य जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही, ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही, यानी कि अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, इनके अंडर में नहीं थी, अधीन नहीं थी, और न ही उन्हें कर देती थी, नहीं को टैक्स चुका रही इस टाइम पर। यानी कि स्वतंत्र रियासत, जो स्वतंत्र थी, स्वतंत्र रियासतें या राज्य इसमें आते थे। इस प्रकार की जो रियासतें थी प्रथम श्रेणी की, उनको क्या था, इन रियासतों को गोद लेने की अनुमति थी, क्या थी, अनुमति थी। यानी कि इन राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी।
यानी ना तो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में है, कंपनी का शासन नहीं है वहां पे, वो अलग ही है, स्वतंत्र है, और ना ही उनको किसी प्रकार का टैक्स पे कर रही है वो रियासतें। वो जो आप क्या है स्वतंत्र है अंग्रेजों से, उनको क्या है गोद लेने की अनुमति है, और उनके मामलों में, आंतरिक मामलों में कंपनी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इनको क्या थी, इनको अपना गोद लेने की प्रथा वैसे की वैसे विद्यमान थी, इसमें कंपनी का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। डलहौजी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था ऐसी रियासतों को। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी की रियासतें ये थी। अब देखो दूसरी श्रेणी देखो, याद है गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था जिसने इस सिद्धांत को अपनाया? लॉर्ड डलहौजी। तो प्रथम श्रेणी की रियासत ये है। द्वितीय श्रेणी की देखो, इस श्रेणी की रियासतों की बात की जाए, जैसे मुगल वंश जो है वो क्या स्वतंत्र था, ना ही अंग्रेजों के अंडर में था और ना ही इनको टैक्स देता था। तो मुगल श्रेणी के मुगल शासक जो थे अपना उत्तराधिकारी चुन सकते थे, गोद गोद ले सकते थे अगर उनके उत्तराधिकारी नहीं होते तो इस प्रकार की रियासतें क्या थी, स्वतंत्र थी अंग्रेजों से। इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं था, चल जैसे जय जिसको बढ़ाओ अपना उत्तराधिकारी। अब देखो द्वितीय श्रेणी की रियासतों में क्या था कि ऐसी रियासतें जो मराठा शक्ति या मुगलों के अंडर में थी, वे रियासतें जो मुगल सम्राट और पेशवा के अधीन थी। इसमें क्या थे, वे रियासतें जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन थी, मतलब इन पर आश्रित थी, अधीन थी, और उन्हें कर देती थी। ये द्वितीय प्रकार की श्रेणी होती। पहले क्या करती इसके इनके अंडर में थी और कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों के अधीन थी। पहले क्या था, पहले मुगलों के या फिर किसके अंडर में थी, पेशवाओं के अंडर में, लेकिन अब वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, अंग्रेजों के अंडर में आ गई। साइक संधि कर ली हो तो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगी। जैसे जयपुर की रियासत जोधपुर है, जो कौन है मराठाओं के हिस्सा है, जैसे ये मैसूर हो गया, और और भी बहुत सारी रियासतें थी जो इनके अंडर में आती थी, और जैसे हैदराबाद हो गया, तो क्या थी, अंग्रेजों के अधीन थी, अधीनस्थ थी। आप क्या थी, अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। तो इस प्रकार की जो रियासतें थी, इनको क्या था, इनको इन रियासतों को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए कंपनी से अनुमति प्राप्त करनी होती थी। यानी पहले से या परमिशन लेंगे कि हम ये उत्तराधिकारी गोद लेना चाहते हैं इस बालक को, तो आप अनुमति देते हो कि नहीं, तो लेनी होती थी। प्राय कंपनी ऐसी रियासतों को क्या करती थी, वो अनुमति दे दी थी, लेकिन मेन मकसद क्या था, अनुमति नहीं देना। दे देती थी लेकिन मेन मकसद क्या था, अनुमति नहीं देना, उनका मेन मकसद था। ठीक है, तो प्राय कंपनी ऐसी रियासतों को
अनुमति दे देती थी, जैसे कि करौली के संदर्भ में हुआ था। ठीक है, तो ये थी दूसरी प्रकार की श्रेणी के राज्य। अब देखो इसमें ये था कि जरूरी नहीं है कि कंपनी अनुमति दे, अगर जज गई तो कंपनी की वो क्या कर सकती है, अनुमति नहीं भी दे सकती। कई जगह से भी है कि कंपनी ने अनुमति नहीं दी। कहा तो गया है कि अनुमति दे देंगे, लेकिन देती नहीं थी वो। तीसरा देखो, तृतीय श्रेणी के राज्य रियासती की बात है। अब देखिए श्रेणी के राज्य रियासत, वे रियासतें आती थी, वे राज्य रियासतें आती थी जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान रहा था। मतलब कि जिनके निर्माण में ब्रिटिश कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान रहा हो, यानी जिनका निर्माण या अंग्रेजों ने किया हो। टोटल मिलाकर ये है, जिनका निर्माण क्या किसके द्वारा किया गया हो, कंपनी के द्वारा किया गया हो। तो ऐसी रियासतें आती थी, तृतीय श्रेणी की रियासतें। और ऐसी रियासतों को क्या कहता था, ऐसी रियासतों को गोद लेने की अनुमति नहीं होती थी। यानी साफ ही मना था इनका कि आपको उत्तराधिकारी नहीं है, आपका कोई वैलिड वंश उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। तो इनको तो बिल्कुल ही मनाई थी इस वाले को तो। और दो ऊपर वाली जो प्रथम और सेकंड वाली है, उनको तो प्रथम वाली का तो कोई लेना देना नहीं था उनका। और द्वितीय श्रेणी में क्या करते थे, वो दे देते थे, लेकिन मेन मकसद था उनका नहीं देना। तो इसमें तो बिल्कुल ही वो नहीं, इसमें पॉसिबल हो सकता है कि दे दे, लेकिन इसमें बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। तो 3 श्रेणियों में डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणी में बांट दिया, और 3 श्रेणी को पढ़े वो क्या करता है, वो गोद निषेध प्रथा को लागू करता है, और एक एक करके राज्य को हड़पने की कोशिश करता है, और हड़प भी लेता है। अब देखो उसकी जो वेबकैट का सिद्धांत जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किस प्रकार से वो क्रियान्वित करता है। देखो कैसे राज्य को हड़पेगा वो एक एक करके। इसको हथियार बनाया था उसने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो एक मेन मकसद क्या था उसका, राज्य को हड़पना, राज्य हड़पने की, राज्य हड़पने की। अब देखो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूं, थोड़ा क्लियर नहीं होगा आपको। राज्य हड़पने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य क्या था, राज्य को हड़पना। किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से। तो उसी में उसका एक सिद्धांत अपनाया, इसी के तहत क्या अपनाया उसने, एक अपनाया, क्या अपनाया, गोद निषेध प्रथा। याद रखना, गोद निषेध प्रथा क्या कहते हैं, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये राज्य हड़प नीति की वो थी। राज्य हड़प नीति को और क्या कहते थे, इसको कहते थे शांतिपूर्ण विलय की नीति। शांतिपूर्ण विलय की नीति, यानी कि शांतिपूर्ण विलय की नीति है कि मतलब कि बिना युद्ध किए आराम से उसको राज्य, उसकी किसी रियासत को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लेना, शांति से उसका विलय कर लेना, इसे शांतिपूर्ण विलय कहते हैं। हड़प लेना यानी उसको हड़प लेना, शांति के तहत शांति से हड़पना यानी शांतिपूर्ण विलय। गोद निषेध द्वारा हड़पना यानी गोद निषेध प्रथा के द्वारा हड़पना। और व्यापकता का सिद्धांत ही गोद निषेध प्रथा को कहा जाता है, व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन इसको कहा जाता है। टोटल मिलाकर मकसद क्या था, राज्य को हड़पना, उसमें शांतिपूर्ण विलय की नीति भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी है, गोद निषेध प्रथा भी है। ठीक है, ये बात है, आपको याद रखना है।
अब देखो, इस जो राज्य हड़प नीति जो है, जिसमें क्या था, एक सिद्धांत क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या गोद निषेध प्रथा। तो इसका जो पहला शिकार हुआ था, इसका पहला शिकार हुआ था सतारा राज्य। अब देखो सतारा राज्य कब हुआ था, ये 1848 में, स्टार्टिंग में यही हुआ था। देखो ये सतारा किसके अंडर में था, ये मराठा राज्य था। कौन था, मराठा। आपको पता होगा, बात है 1818 की। क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीयांग मराठा युद्ध हुआ इस टाइम पे। तृतीयांग मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई, तो क्या किया, जो पेशवा पद था उसको समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को क्या कहा भेज दिया गया, पेंशन देकर बिठूर या कानपुर भेज दिया गया। कानपुर की जगह बिठूर भेज दिया गया। और सतारा पर किसको बिठा दिया, सतारा क्या था, एक मेन केंद्र था, हेडक्वार्टर कहा था सतारा, राजधानी के लिए सतारा। सतारा पर शिवाजी के वंशज, शिवाजी के वंशज, इसका नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को क्या बना दिया, गद्दी पर बिठा दिया। किसने बिठाया था, अंग्रेजों ने। तो क्या हो गया, इसका निर्माण किसने किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से था। तो पहले ये खुद की रियासतें थी, था तो पहले शिवाजी की रियासत निर्माण शिवाजी ने किया था। लेकिन बाद में क्या किया, ये अंग्रेजों के अंडर में आ गया, अंग्रेजों का संरक्षण बन गया था। कौन, प्रताप सिंह। मराठा किसके अंदर आ गए थे, अंग्रेजों के अंडर में। तो प्रताप सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। बिठाने वाले कौन थे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का क्या था, यहां पर सहयोग था। प्रताप सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। अब क्या हुआ कि 1839 में प्रताप सिंह का जो भाई है, प्रताप सिंह के जो भाई हैं, प्रताप सिंह के भाई जिनका नाम जो मिलता है वो मिलता है अप्पा साहिब। प्रताप सिंह के जो भाई हैं इनका नाम है अप्पा साहिब। इन्होंने क्या किया, प्रताप सिंह को क्या कर दिया, हटा दिया या गद्दी से उतार दिया और खुद क्या बन गए, राजा बन गए। अप्पा साहब क्या बने, खुद राजा बने। कब, 1838 की बात है। और 1818 में बैठाया गया था किसको, प्रताप सिंह को। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। 1839 में इसके भाई प्रताप सिंह के भाई अप्पा साहब ने इसको उतार दिया गद्दी से और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। अब क्या हुआ, 1848 में जो अप्पा साहिब था, इसके क्या था, कोई औलाद नहीं थी इसकी। और 1848 में क्या हो गया, अप्पा साहिब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले इसने क्या किया था, एक पुत्र, इसने क्या किया, एक पुत्र गोद ले लिया था। एक पुत्र क्या ले लिया, गोद ले लिया था। गोद ले लिया था बिना अंग्रेजों की अनुमति के, बिना कंपनी की अनुमति के। जब इस गोद ले हुए पुत्र की बात कंपनी को पता चली, तो कंपनी ने क्या किया, जो सतारा राज्य है इसका क्या कर लिया, विलय कर लिया। इसकी जो गोद लेने की जो बात है, मतलब गोद जो लिए पुत्र को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, यानी कि ये इसको मान्यता नहीं दी अंग्रेजों ने। उसकी तो मृत्यु हो गई थी 1848 में।
उससे पहले उसने मृत्यु से पहले एक पुत्र गोद ले लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी। तो उस अंग्रेजों ने क्या कर लिया, 17 राज्य क्या कर लिया, 1848 में विलय कर लिया। तो इस प्रकार 17 राज्य किसके अंडर आ गया, कंपनी के अंडर में आ गया। तो ये पहला शिकार हुआ था डलहौजी की राज्य हड़प नीति का। तो आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति का शिकार पहला कौन सा राज्य हुआ था। वो पहला राज्य था सतारा, मराठों का सतारा राज्य। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, याद करना। आगे देखो, इसके बाद जो राज्य है वो है जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर। देखो संबलपुर में देखो, इसके बाद जो देखो अगला जो राज्य आएगा वो आएगा संबलपुर। संबलपुर, संबलपुर कहाँ है, ये उड़ीसा में। इसका विलय किया गया था 1849 में। यहाँ का जो राजा जो है, संबलपुर का राजा शासक, जिसका जो नाम मिलता है हमें, इसका नाम मिलता है नारायण सिंह। क्या मिलता है, नारायण सिंह। ये बिना पुत्र के मर गया था, बिना पुत्र इसकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कंपनी में कौन था, डलहौजी। कंपनी ने इसके राज्य को हड़प लिया या विलय कर लिया, कंपनी में विलय कर लिया, मतलब अपने राज्य में मिला लिया, इसको संबलपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, संबलपुर भी किसके अंडर आ गया, अंग्रेजों के अंडर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ गया, संबलपुर भी किसके अंदर आ गया, कंपनी के अंदर आ गया। अब देखो अगला राज्य झांसी। संबलपुर के बाद जो आता है, जो अगला राज्य है वो है झांसी। झांसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, झांसी की रानी। डलहौजी के कारण ही उसने 1870 में क्रांति की थी। अब देखो अगला है झांसी। देखो झांसी इंपॉर्टेंट है ये, और भी बहुत सारे रियासतों का विलय किया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका किया गया था 1853। देखो झांसी जो है वो पेशवाओं के अधीन थी, पेशवा के अधीन। बाद झांसी को पेशवा के अधीन थी पहले, और पेशवाओं का अंग्रेजों ने पेशवा की मान्यता भी दे दी। यहाँ पे यहाँ पर का जो शासक था उस टाइम पर वो था गंगाधर राव। कौन था, गंगाधर राव। क्या था ये झांसी क्या थी, पेशवा के अधीन थी। बाजीराव द्वितीय की हार के पश्चात लॉर्ड जो हैस्टिंग था उस टाइम का गवर्नर जनरल, 1818 में जब त्याग मराठा युद्ध हुआ तो उसमें मराठा हार गए, बाजीराव द्वितीय हार गया। लॉर्ड हैस्टिंग्स ने रामचंद्र राव से संधि की। पेशवा का जो यहाँ का जो झांसी का उस टाइम पे जो शासक था वो था रामचंद्र राव, जिसके अकॉर्डिंग उसके पुत्र और उसके उत्तराधिकारियों को यह राज्य अधीनस्थ सहयोग की शर्तों पर दे दिया। अधीनस्थ यानी कि झांसी जो है वो जो रामचंद्र राव है जो पहले पेशवाओं के अधीन था,
अब क्या गया, अंग्रेजों के अधीन रहकर अधीनस्थ के रूप में रहेंगे, अंग्रेजों के अधीन रहेंगे। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी को भी ये सौंप दिया गया। और 1835 में क्या होता है, रामचंद्र राव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो ग्रांड अंकल थे, यानी दादा के भाई, इसके रामचंद्र राव के, कौन थे, रामचंद्र राव, इसको क्या कर दिया कंपनी ने, मान्यता दी थी, पहले ये शासक था। 1835 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1835 में क्या होते हैं, इसके जो ग्रांड अंकल है, यानी चाचा में, चाचा में है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अपन इसकी दादा का भाई, यानी अभी काफी ये वृद्ध था। तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसकी चाचा बहन को क्या कर लिया, इसका उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया, इसको राज्य सौंप दिया, इसके चाचा बहन को, इसके चाचा बहन को। तो बूढ़ा राजा कुछ समय पश्चात मर गया, लेकिन चाचा का समय क्या है, ये कुछ वर्ष पश्चात ही बूढ़ा थे, मर गया, कुछ समय पश्चात ही मर गया। तो कंपनी ने क्या किया, इसके जो चाचा में है, इसका एक वंशज था, वो था गंगाधर राव। ठीक है, समझ गया। पहले ये क्या था, पेशवा के अंडर में था रामचंद्र राव, थे मराठाई थी। फिर 1818 में पेशवा की हार हो जाती है, तब क्या आ गया मराठा युद्ध में, रामचंद्र राव इनके अधीन ना होकर अब इसके अंदर आ गया, अंग्रेजों के अधीन में आ गया। हेस्टिंग्स ने ये वादा किया कि आपको और आपके उत्तराधिकारियों को मान्यता देते हैं, आप सदा हमारे अधीन रहोगे। ठीक है साहब, अधीन रहेंगे। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1835 में, कोई उत्तराधिकारी नहीं था इसका। तो ग्रांड अंकल को क्या बना दिया, चाचा बना दिया, चाचा को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ वर्ष पश्चात यही मर गया, इसके कोई औलाद नहीं थी। तो इसी के एक वंशज थे गंगाधर राव, इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया साहब क्या, उत्तराधिकारी। ये हो गया। अब यहाँ का शासक कौन है, 1853 के टाइम गंगाधर राव। इसकी गंगाधर राव की जो पत्नी थी, उसी को क्या कहते हैं, झांसी की रानी, झांसी की रानी कहते हैं। पर रानी लक्ष्मीबाई नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब इनके क्या थे, दोनों में क्या था, पति पत्नियों की कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, यानी कोई पुत्र नहीं थी, यानी पुत्र नहीं था। और क्या होते, गंगाधर राव की 1853 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और झांसी की रानी क्या करती है, पुत्र को भी गोद ले लेती है। लेकिन अंग्रेजों ने उस पुत्र को क्या कर दिया, मान्यता नहीं दी। और इस प्रकार से 1853 में क्या कर लिया अंग्रेजों ने, कंपनी ने इसका विलय कर लिया। क्या कर लिया, विलय कर लिया। और विलय करने के पश्चात ही जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इसने क्या किया था, 1857 में अपनी झांसी को लेने के लिए, झांसी राज्य को वापस लेने के लिए क्रांति का नेतृत्व किया था इसने। झांसी में जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति, झांसी स्टेट में, उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस झांसी को इन्होंने काट लिया। डलहौजी। आगे देखो, अगला जो स्टेट है वो है नागपुर। देखो अगला जो है नागपुर। नागपुर किया गया था 1854 में। इसका विलय कब किया गया था, 1854 में। यहाँ का जो शासक था नागपुर का, वो था रघुजी तृतीय। कौन था, रघुजी तृतीय। 1817 में रघुजी तृतीय को एक शिशु था, इसको क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। बाद में जब बड़ा हुआ तो इसको शासनकार वापस सौंप दिया गया। जब ये शिशु था तो एक अंग्रेज अधिकारी
नागपुर का शासन संभाल रहा था। आपको पता होगा कि नागपुर में जो वंश था, कौन सा वंश था, वो था भोसले। याद होना चाहिए आपको, बताया था मैंने। नागपुर में वंश होता था रघुजी तृतीय भोसले यहाँ के शासक थे उस टाइम के। 1854 पे ये बिना पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बिना पुत्र क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया इनकी रानी ने, इन्होंने क्या किया कि इनकी रानी को कहा कि पुत्र गोद ले लेना, लेकिन कंपनी ने इनको पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी और इसका राज्य क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया, विलय कर लिया गया। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ का शासक था रघुजी तृतीय, बिना पुत्र के क्या हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। रानी को कहा कि पुत्र गोद लेना मेरी मृत्यु के पश्चात, लेकिन रानी को पुत्र गोद लेने की अनुमति कंपनी ने प्रदान नहीं की। और इतना याद रखना, यहाँ पर जो वंश था वो भोसले वंश था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने, कंपनी ने राज्य के जो महल है, महल के सामान तक को बेच क्या किया था, इससे कंपनी ने जो यहाँ का नागपुर का महल था, महल के जितने कीमती सामान थे उसको बेच दिया था। बेच कर क्या किया था, पैसे कमाया था। क्यों बेचा था, क्योंकि इनका मानना था कि जो ये नागपुर है, ये राज्य नागपुर राज्य का जो महल है, वो महल के जितने भी सामान है वो राज्य की इनकम से आया है, और राज्य की इनकम पर किसका अधिकार है, कंपनी का अधिकार है। इसलिए कंपनी का हक है उस पर। तो कंपनी ने उस महल के सामानों को बेचकर तकरीबन 2 लाख पौंड प्राप्त किए थे। और यहाँ तक कि रानियों के जो रानी के आभूषण थे इनको भी बेच दिया था। जितने भी जेवरात वगैरह थे इनको भी क्या कर दिया था, बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। और 2 लाख पौंड क्या है, अंग्रेजी मुद्रा, इंग्लैंड की मुद्रा पौंड, ये प्राप्त किया, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, 1854 में नागपुर का विलय हो गया। तो ये था डलहौजी की राज्य हड़प नीति या वेबकत का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो इस राज्य हड़प नीति की समीक्षा, देखो राज्य हड़प नीति की समीक्षा की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जो ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिससे क्या हो, साम्राज्य क्या हो, विस्तार हो गया, कंपनी को बहुत सारे क्षेत्रों की प्राप्ति हुई और साम्राज्य क्या हो गया, सुदृढ़ हो गया। इसके साथ ही उसने काफी सारे सुधार भी किए थे। तो क्या हो गया, एक तो राज्य की सीमा फैल गई, राज्य को क्या हो गया, नए इनकम के सोर्स प्राप्त हो गए, क्योंकि काफी सारे ऐसे इलाकों को उसने विलय किया जिसकी वार्षिक आय काफी ज्यादा थी। तो राष्ट्र कंपनी का शासन तक क्या हो गया, वो सुदृढ़ हो गया था, ठीक है। डलहौजी ने अपनी नीति से देश की प्रजा में, और एक बात की जाए तो इसी नीति से क्या हुआ कि भारत की जनता में काफी ज्यादा असंतोष फैल गया, क्योंकि डलहौजी ने एन केन प्रकार क्या किया, राज्य का विलय कर लिया। जो प्राचीन प्रथा चली आ रही थी उसमें क्या कर दिया उसने, उसके सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में, परंपराओं में हस्तक्षेप कर दिया, जिससे क्या हो गया, भारतीय प्रजा काफी असंतुष्ट महसूस करने लगी। और इसी असंतोष का जो ज्वाला जो है, जो चिंगारी जो है, वो हमें 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलती है। तो 1857 की जो क्रांति का जो सबसे ज्यादा आग का काम किया था, आग में घी का काम किया था, वो किया था डलहौजी की ये राज्य हड़प नीति है उसने। क्योंकि उसने ऐसे ऐसे तरीके अपनाकर भारतीय राज्यों का विलय कर लिया कंपनी के शासन में, जिससे कि जो कि पहले के पूर्व गवर्नर जनरल द्वारा भी नहीं अपनाए गए थे। तो उसका जो चिंगारी जो है वो 1857 की क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलती है।
तो ये था राज्य हड़प नीति, किसके? डलहौजी की राज्य हड़प नीति या वेबकर के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर देखो इसमें ज्यादा कुछ बड़ा आएगा नहीं, इसको 4 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको इसको नोट करना है, इस चीज से बाहर कहीं नहीं जाने वाला इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।